बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक चल रही है। अमित शाह और बीएल संतोष इस दौरान मौजूद हैं क्योंकि ये बैठक चल रही है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल। मौजूद, अमित शाह, बीएल संतोष मौजूद, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। इस बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद। बीजेपी नेताओं की बैठक इस वक्त बता दूं कि चल रही है, थोड़ी देर में चलने की बात नहीं है, ये इस वक्त चल रही है जैसी जानकारी है। और इसमें 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने की बात है। और क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आशातीत सफलता नहीं मिली थी, लिहाजा ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बैठक ये तय करेगी कि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आखिर क्या होने वाला है, कौन उम्मीदवार होंगे बीजेपी के जो चुनौती देंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ सामने आ चुकी है और समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों का नाम भी सामने रख दिया है इस लिस्ट के जरिए। और एक बात बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से संयुक्त विपक्ष ने ये बात साफ कर दी थी कि वो बीजेपी को चुनौती देने की पूरी तैयारी में है, तो उसी तरीके से बीजेपी के सामने भी इस वक्त ये चुनौती है कि संयुक्त विपक्ष की इस चुनौती को किस तरीके से मुकाबले में उतारा जाए अपने उम्मीदवार। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने करहल से तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल कर दिया है, सीसामऊ कानपुर से नसीम सोलंकी का नाम फाइनल किया है, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को टिकट दिया है, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को दिया है, कटहरी से शोभावती वर्मा को दिया है और मझवा से ज्योति बिंद को वो टिकट दे चुकी है। यानी 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा मिल्कीपुर इस वक्त सीट ऐसी है जो कि और मिल्कीपुर जो कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ से अयोध्या फैज़ाबाद से यानी अयोध्या से जीते समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है मिल्कीपुर से। और अपनी तैयारी विपक्षियों ने सामने रख दी है। तो आज की बीजेपी की बैठक ये तय करेगी कि वो कौन से उम्मीदवारों को सामने उतारने जा रहे हैं जिनके जरिए वो विपक्ष को चारों खाने चित्त करेंगे। चारों खाने चित्त करने की बात इसलिए भी कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आशातीत सफलता नहीं मिली थी और उसके चलते बीजेपी को समझौता करना पड़ गया था सरकार बनाने के दौरान। नहीं तो अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सीटें मिलती तो शायद आज केंद्र में ये स्थिति नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त विपक्ष इंडी गठबंधन ने एनडीए को जो कड़ी चुनौती दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या करेगी, किस तरीके से सामने आएगी, उसके लिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं इस वक्त गाड़ियों के उस काफिले की जो इस मीटिंग के लिए पहुंच रहा है। क्योंकि ये मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं है, इस मीटिंग का परिणाम तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन सामने लाती है। और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में ये पहली अग्नि परीक्षा होगी और इसमें अगर कहीं विपक्ष पास होता दिखा या पास हुआ तो ये एक बड़ी चोट होगी बीजेपी के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर। लिहाजा ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण।
हमारे संवाददाता बड़ी जल्दी हमको मिलने वाले हैं और उनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक का परिणाम और उस बैठक के अंदर किन किन बातें और किन रणनीतियों की बात होने जा रही है। इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये बैठक बड़ी। संजय शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर एडिटर। संजय जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम आशातीत एनडीए के लिए नहीं रहा। उसके बाद बड़े सवाल उठे बीजेपी की सरकार को लेकर जो कि राज्य में है। ये पहली अग्नि परीक्षा है और यहाँ पर विपक्ष पहले से तैयार है। 6 सीटों की घोषणा करके समाजवादी पार्टी लीड ले चुकी है। अब एक बड़ा निर्णय लेने की इस वक्त एक घड़ी आई है बीजेपी नेतृत्व के सामने, क्योंकि इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन उसकी जरूरत है, मजबूरी से कहीं आगे बढ़कर। संजय जी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं वो सिर्फ बाई इलेक्शन नहीं आप कह सकते हैं, 2027 के लिए पूरा नैरेटिव भी सेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी को अब आगे आने वाले समय में 2027 की तैयारी करते हुए नजर आना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की करारी हार हुई है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद में फिर ये 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन है ये बीजेपी को कहीं ना कहीं संजीवनी दे सकते हैं, बीजेपी में जोश भी भर सकते हैं और 2027 के लिए ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। तो ये 2027 के पहले का आप कह सकते हैं बड़ा महाभारत सेमीफाइनल कहा जा रहा है इसको। और इन चुनावों के लिए बीजेपी ने भी पूरी तरह से कमर कसी हुई है। अपोजिशन तो पूरी तरह से पहले से ही लीड लिए हुए 6 सीटों की घोषणा अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की। और अब बीजेपी की जो 10 उम्मीदवार है उनमें से बीजेपी 9 सीट रखती है, 8 रखती है। कहा यह भी जा रहा है कि एक सीट पर बीजेपी आरएलडी को देगी, मीरापुर सीट का नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा एक सीट पे बात चल रही है निषाद पार्टी से भी। तो क्या बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 8 सीटों पर लड़ेगी, या 1 या 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को देगी, इस बात का फैसला अभी यहाँ पर जेपी नड्डा के यहाँ जो बैठक हो रही है इस पर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो 10 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनके उम्मीदवारों पर भी एक तरह से आप कह सकते हैं मोहर आज की बैठक में लग जाएगी। इसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति में नाम आएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले हफ्ते कभी भी बुलाई जा सकती है। तो क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों में, हो सकता कल या परसों में ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही इन 10 बाई इलेक्शंस के भी घोषणा हो जाएगी, इनकी तारीखों की घोषणा हो जाएगी। तो बीजेपी इन पर अपना मोहर लगाना चाहती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में नामों को सीधे लेकर जाएगी। लेकिन आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर बीजेपी को आतंकी पार्टी कहने के खरगे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस हताश और विचार शून्य हो गई है। लगातार हार से पूरा शीर्ष नेतृत्व सदमे में आ गया है। हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण, गरीब कल्याण नीतियों, योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया है। और रुख करते हैं गाजियाबाद का। डासना मंदिर में यति नरसिंहानंद के समर्थन में आयोजित होने वाली